चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। चलो फटाफट प्लानिंग 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 प्लानिंग। लास्ट हम जो है लास्ट वीक प्लानिंग वाले टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। उसमें हमने रूटीन लेवल पे आपको हमने गाइड किया कि कैसे हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्लानिंग के कंसेप्ट को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। याद आया आपको कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने के? याद आया? 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, जो आगे जाके रिटायरमेंट के वक्त काफी एक बड़ा अमाउंट जो है वो आपका बच जाएगा। याद आया आपको? यस। फिर आपको ये भी मैंने समझाया था कि आपको ये भी ध्यान से देखने का कि जो पैसा आपका बैंक अकाउंट में है ज्यादातर वो सेविंग्स अकाउंट में होता है वो, और सेविंग्स अकाउंट जो है वो हमें ज्यादा कोई ब्याज नहीं देता, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं प्रोवाइड करता। तो हमें हमारा पैसा जो है वो अलग अलग बेटर अकाउंट में डालना है, या तो हमें हमारे एफडी अकाउंट क्रिएट करना है, राइट, या तो हमें दूसरे भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करके पैसों से और पैसा जो है वो बना सकते हैं, राइट। उसके ऊपर चर्चा किया था हमने। रिलायंस का जियो 4G वाला जो केस स्टडी है वो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बराबर, हमने कैलकुलेट करके देखा था कि कैसे 2 साल में उसने रिकवर कर लिया। ऑन एन एवरेज पर कस्टमर 200 रुपए का रेवेन्यू हमने गिना था, बराबर, और कैलकुलेट करके हमने ये देख लिया था कि उस बंदे ने 2 साल में अपना डाला हुआ पैसा जो है वो क्या कर दिया, रिकवर, बराबर। फिर हमने प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे टेक्स्ट बुक में, प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स से वो हमने एक एक करके जो है वो डिस्कस किए, राइट। चलो, तो आज हमें जो कवर करना है टॉपिक वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में एक एक करके वो सारे पॉइंट्स अपने देखेंगे कि कैसे कौन से वो पॉइंट्स है लिमिटेशंस के जो प्लानिंग में कुछ ना कुछ तकलीफें लेके आती हैं, राइट। तो इसमें प्लानिंग में पहला पॉइंट लिखा है वो है अनसर्टन फ्यूचर। क्या लिखा है? अनसर्टन फ्यूचर, बराबर। अब कौन समझाएगा, कौन बताएगा ये कि प्लानिंग रिलेट्स टू फ्यूचर और इसमें अनसर्टनिटी कैसे हो रही है और वो हमारे प्लान को कैसे जो है वो बिगाड़ सकती है? यस, हार्दिक के साथ स्टार्ट करते हैं। यस हार्दिक। सर वी कैन टेक द रिसेंट एग्जांपल, जैसे कंपनीज ने 2019 में जो भी बिजनेस प्लान्स बनाए होंगे 2020 ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू कोविड-19। सो इसकी वजह से उनके प्लान्स को फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे वो चेंजेस ला सकते हैं अपने बिजनेस प्लान्स में। बराबर है। सिंपल एग्जांपल हार्दिक ने देके समझाया कि मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जिनके प्रोजेक्ट्स जो है वो 2021 में 21-22 में एग्जीक्यूट होने वाले थे। बहुत सारे तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाने वाले थे, बस बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑब्वियसली आपके सारे प्लान्स क्या हो गए, चौपट, बराबर, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आपके पास दूसरा होना चाहिए था क्या, प्लान बी, कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे अब मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, अपने सेल्स को कैसे बढ़ाओ, अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाओ, जब तक की चीजें जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाती। लेकिन अगर आप राह देखकर बैठोगे कि कल खुलेगा कल खुलेगा, है ना, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको लेकिन क्या है, अपने एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको अब कुछ नया नया जो है वो सोचना शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई ऐसी चीज है जिसका कोई एप्रोप्रिएट सर्टेनिटी नहीं है ना। आज कुछ नहीं है मार्केट में, आज हम बाहर जाए ना, है ना, तो એવું લાગે दुनिया वो नॉर्मल થઈ गई, लेकिन वही साला 1 महीना बाद वही इंसान वापस वही 4 दीवारों के बीच में आएगा, है ना। तो बहुत अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये हर किसी के प्लान में कोई ना कोई तरीके से तो तकलीफ जरूर देगा। जैसे पता है अभी कुछ बच्चे जिनका 12th पास आउट हुआ, जिनका फॉरेन स्टडीज जाने का प्लान था, बराबर, मतलब जब तक ये सब चीजें नहीं थी ना तब तक तो पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट था। हाँ मोकलीसू ऑस्ट्रेलिया शू तने तो स्विट्जरलैंड मोकलीसू, અને હવે એ જ पेरेंट्स हमने अहमदाबाद भी नहीं जवा देता, बराबर, उनको बड़ौदा में रह के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। रातों रात थॉट चेंज कर दिए, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पता है आपको,
अब भी एक पेरेंट का फोन आया, अब भी आई गेस हाफ एन आवर पहले एक पेरेंट का फोन आया, बराबर। आप सबको पता है 10th का रिजल्ट जो है वो आ गया, उनको 10th का रिजल्ट उनको मिल गया, बराबर। तो वो अपने एक सेंटर पे हमको मिलके गए, कॉमर्स के लिए इंक्वायरी किया। दे जस्ट मेड एन इंक्वायरी फॉर कॉमर्स कि सर कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, आपके कहाँ पे सेंटर्स है, किस तरीके से सर आपके क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके गए। और उन्होंने बोला कि सर ठीक है, हम लोग आज आके, 2 दिन पहले आए थे, बोले आज आके मतलब जो है वो एडमिशन कंफर्म करेंगे, बराबर है। और फिर उनका आज फोन आया कि सर हमारे बच्चे का जो रिजल्ट आया ना, हमें ऐसा लगता है कि सर अब वो साइंस तो छोड़ो, कॉमर्स तो छोड़ो, सर हमें तो ऐसा ही लगता है उससे पढ़ाई नहीं करवाएंगे हम। अब वो लोग पता नहीं मतलब ऐसे सोच रहे कि मेरे बच्चे को पढ़ाने का नहीं है, रिजल्ट देखकर शॉक हो गए। बोलो ऐसे भी है कोई लोग, मतलब जिसमें मतलब आपने तो, वो बच्चे ने तो क्या क्या सोच लिया होगा, है ना, कि इससे किताब मांगूंगा, ये करूंगा, कॉमर्स में आगे ये करूंगा, वो करूंगा। बोल दिया माँ बाप ने, कस्सू नहीं कर रहा हूँ, शांति थी बेस घर है। हाँ अभी तो गुस्सा है, थोड़े दिन रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि झाड़ू पोछा करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नहीं, अभी से टेम्पररी सब प्लान आपके चौपट, क्यों वहां स्कूल में जईस कॉमर्स नहीं आ कस्सू नहीं, सोनी मोनी बेही रहे, वो हमारा रिजल्ट आया है, नहीं ऐसा होता है। वो गुस्सा है अभी घर पे, अभी 2 दिन तो कर्फ्यू है घर में, ये कर्फ्यू जब घर में खुलेगा ना, उसके बाद आपकी चीजें जो है वो धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो पाएगी, है कि नहीं। तो देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अनसर्टन है, फ्यूचर से रिलेटेड है, पता नहीं था उसको कैसा कुछ रिजल्ट आए, चला पास होने के बाद भी रिजल्ट आएगा, है ना। ये जबरा हो रहा है ना सबके साथ, पास हो गए फिर भी रिजल्ट रिजल्ट चिल्ला रहे, पता ही नहीं चलता है कंसीडर करे क्या लाइफ में, कौन सा फैक्टर को ध्यान में रखे मेरे फ्यूचर को लेके, है कि नहीं। ये आपको तो पता ही है, हमको 10th में सबने बोला था ना कि 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, 12th में ध्यान दो, 12th में ध्यान दो, है ना। अब साला 12th का एग्जाम ही नहीं होगा तो वही 10th का एग्जाम का रिजल्ट वापस सामने आएगा, है ना। तो मतलब उस वक्त साला पढ़ लिया होता तो। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, पता है आजकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस आजकल ये सोच रहे हैं कि यार लास्ट ईयर हमने है ना एज अ 12th स्टैंडर्ड रजिस्टर किया होता तो मास प्रमोशन में निकल जाते, एटलीस्ट 12th पास तो हो जाते, है कि नहीं। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में, तो सब अनसर्टन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलो तो पहला ये है। सेकंड है वो है एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग एक्सपेंसिव कैसे है, कौन बताएगा प्लानिंग एक्सपेंसिव कैसे है। चलो कुछ नए चेहरे दिखने चाहिए, कुछ नए हाथ की लकीरें जो मुझे कुछ बताए। मेरे को होस्ट जरा चेक करते रहना, कुछ कैमरास ऑफ है, उनको एक बार आप रिक्वेस्ट कर दो, फिर उनको हम रिमूव कर देंगे आराम से। चलो महक, महक को पूछे। यस सर। महक, प्लानिंग ये जो है बहुत खर्चालू प्रोसेस है, मतलब एक्सपेंसिव है, काहे ऐसा है, प्लानिंग में क्यों खर्चे होते हैं, आइडिया है आपको कुछ। चलो महक को थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। यस हेली बोलो। सर जब मतलब कुछ हम प्लान करते हैं तब हम पहले प्राइमरीली कुछ देखते हैं, लाइक कैपिटल और वो सब। मतलब सपोज मुझे कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके लिए मुझे लेबर चाहिए, और ये सब जब मैं प्लान करूंगी तो आई नीड सम एक्सपर्ट। मतलब मुझे कभी कभी मतलब आगे जाके सीए से भी बोलना पड़ेगा, तो वो भी उसकी फीस लेगा। यस तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है। मतलब प्लानिंग हम करते हैं, आइडिया आ गया वो लोग यस। हेली जो है वो ये बता रही है कि बहुत सारी बार जो है, जैसे हेली जो बात करिए कि नहीं आप किसी सीए को हायर करोगे, सीएस को हायर करोगे, ये आप सब लोगों को कब हायर करते हो, जब खास करके एक टॉपिक होता है वो है टैक्स प्लानिंग, बराबर है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्लानिंग करना हो आपको, राइट। आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के रिलेटेड आपको कुछ मतलब जो है कुछ लीगल एडवाइस चाहिए, राइट। आपको आगे बिजनेस और एक्सपांड करना हो, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करना हो, तो वो कुछ लोग होते हैं, ऐसे एडवोकेट्स है, राइट। फिर ऐसे कुछ एक्सपोर्टर्स है, ये सब कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्रोफेशनल लोग है, बराबर, जो आपसे चार्ज करेंगे कुछ फीस। हाँ कोई
क्लोज रिलेटिव होगा जो आपको फ्री में एडवाइस देगा, लेकिन प्रोफेशनली आप किसी से मिलने जाओगे, एडवाइस लोगे, तो उनके कुछ ना कुछ फीस होंगे, पर उनकी बात आप चाहते हो कि मैं अपनी सारी प्लानिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद मैं डिसाइड करूं, ना कि अपनी खुद की बात सुन के मतलब सोचना शुरू कर दिया, राइट। मुझे कुछ लोगों के एडवाइस चाहिए, जैसे कि पता है आपको करियर काउंसलिंग को लेके भी कुछ लोग ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स जाते हैं, ऐसे बहुत सारे ना काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, दे टेक सम नॉमिनल अमाउंट एंड दे इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर चाइल्ड, उनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में, उनके एकेडमिक सेशंस के बारे में सब कुछ इंटरैक्ट करते हैं, और फिर देन दे वुड सजेस्ट यू अ पर्टिकुलर कोर्स, या आपके फ्यूचर के बारे में आपको और थोड़ा पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे मार्केट में कुछ लोग भी है, करियर काउंसलर्स, राइट, जो आपसे कुछ अमाउंट लेके फिर बाद में वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, राइट। बहुत रेयर चीज है कि वो आपको 100% आपको सजेशन सही तरीके से दे, क्योंकि एक चीज ध्यान से सुनना, आपको आपके अलावा और कोई बेस्ट जान ही नहीं सकता है ना। आपको आपके अलावा, मतलब आज आपको पता है ना कि आप क्या हो, बराबर, और आपको भी ना पता आप क्या हो, तो प्लीज जानना शुरू करो, वरना वो नहीं पता तो फिर और क्या पता, तो लोगों को कैसे जानोगे, खुद को ही नहीं पता तो सर हम खबर है नहीं सर हूँ कौन छू सर मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये ऐसा नहीं चाहिए अपने को, वो ऋतिक नहीं बनने का अपने को, है ना, आइला कोई मिल गया वाला नहीं करने का अपने को, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर बात के लिए आप, हाँ, जिसको बोलते हैं ना सजेशंस एंड थॉट्स शुड बी वेलकम, बराबर, वो वेलकम होना चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर तो अपना पास होना चाहिए ना, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, आप अगर खुद डिसीजन नहीं लोगे ना तो चीजें आप सीरियसली नहीं करोगे। ये बहुत एक प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं मैं, मतलब क्या, अगर मान लो कि एज अ पेरेंट मैं आपको ऐसा बोलता हूं ना कि एमबीए आपको करने का है, और कल उठ के एमबीए नहीं हुआ ना, पापा तमें ज कीधु तू मने, मैं तो ना पाड़ी थी, समझ में आ रहा है। लेकिन वही खुद अगर आपने सिलेक्ट किया होता ना एमबीए और नहीं हो रहा होगा ना, साला ये तो मैंने सिलेक्ट किया है, करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ लोग एडवाइस ले लो, लेकिन डिसीजन तो खुद ही लेना है, खुद ही समझना है सारी चीजें, राइट। लेकिन कुछ एक्सपर्ट है जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनके बहुत सारे वर्डिंग्स आपको काम लगेंगे चीजों को और बेटर सोचने के लिए, राइट। तो एक्सपेंसिव उस तरीके से बनेगा। प्लस एक और चीज बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में पीपल प्लान रिलेटेड टू ट्रेनिंग अबाउट द स्टाफ, पता है आपको ऐसा, बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में है ना, पहले 15-20 दिन का क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, और वो ट्रेनिंग देता कौन है, एक्सपर्ट। मतलब आप रियल वर्ल्ड में जाओ ना, उससे पहले एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है, वहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग का खर्चा फ्री में तो नहीं होगा ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो वो भी एक कंपनी के लिए तो क्या होता है, एक एक्सपेंस, समझ में आ रहा है। फिर कितनी बार कंपनी ऐसी भी होती है, कंपनी जो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए ना सेमिनार्स कंडक्ट करती है टेक्निकलिटी के ऊपर, मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचा, प्लान किया कि इसको अगर हम सेमिनार देंगे ना तो क्या पता इनमें एनर्जीज क्रिएट हो जाए और ये कंपनी के लिए और बेटर काम करें। तो आज आप ये जो सेमिनार करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बोलने वाले जो है स्पीकर्स ने, एक्सपर्ट स्पीकर्स होते हैं, तो दे विल चार्ज सम अमाउंट। मतलब आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप कुछ प्लान करते हो तो ऑब्वियस उसमें खर्चा तो साथ में जुड़ ही जाएगा, राइट। तो ये है अपने एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और एक और ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारी सरकार है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है, प्लान। जैसे आजकल आपको पता ही होगा वडोदरा के बहुत सारे एरिया में फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं, आपने देखा होगा, बहुत बार हमको घूम के जाना पड़ता है पूरा, है ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है, रास्ते नहीं है, क्योंकि फ्लाईओवर का सारा काम चल रहा है। तो वो भी गवर्नमेंट का क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, बराबर, ताकि फ्यूचर में लोगों के लिए जो ट्रैफिक का इतना इश्यूज ना क्रिएट हो, प्लस एक डेवलपमेंट भी क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बहुत सारे हैं दूसरे फैक्टर्स भी, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा हो रहा है ना, खर्चा तो हो रहा है ना, फ्री में तो नहीं हुआ ना वो, सिंपल। चलो तीसरे पे जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा जो है वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग।
बहुत सिंपल है। कौन बताएगा टाइम कंज्यूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? चलो टाइम कंज्यूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बताएगा मुझे? चलो जल्दी 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 जल्दी, नए नए चेहरे। हीनू, हीनू। यस सर। हाँ हीनू, ये प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग बोल रहा है कि प्लान जो है वो टाइम बहुत लेता है। हाँ कैसे? कोई एक एग्जांपल है आपके पास छोटा सा? यस सर, प्लानिंग करेंगे तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि प्लान करने के लिए टाइम तो फिर जाके फिर बाद में एग्जीक्यूट होगा ना वो प्लान, तो प्लान हाँ टाइम। हाँ, मैं मीनिंग समझ गया। एग्जांपल आ रहा है दिमाग में कोई? आपने जो बोला वो समझ गया? एग्जाम्पल। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल एग्जांपल। चलो आप सोचो, आपके पास आते हैं। रूहीन को पूछते हैं, रूहीन को पूछते हैं, फिर आर्य को पूछते हैं। रूहीन को पहले पूछते हैं। यस रूहीन। सर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऐसे होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक शॉपिंग मॉल बना रहे हैं तो शॉपिंग मॉल बनाने के लिए हमको फर्स्ट फ्लोर पे क्या अरेंजमेंट करना है, सेकंड फ्लोर पे क्या अरेंजमेंट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर वो एरिया का ट्रेंड क्या है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बेसिस पे हमको किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो टाइम प्रोसेस हो गया, सिंपल टाइम है ना कि कंज्यूमिंग। आप कोई भी मतलब एक बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हो कि मैं ऐसा कोई बिजनेस चालू करूंगा, ऐसा मॉल चालू करूंगा, छोटा मोटा अगर आप प्रोविजन स्टोर भी चालू करते हो और उसके लिए भी आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना। सिंपल है। बाकी सब तो छोड़ो, अपने घर, कोई घर खरीदता है, कोई घर का खाली पहले बॉक्स आता है, आपको बॉक्स मिलता है, फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है ना। सीधा पहले वायरिंग चालू हो जाता है, वायरिंग सीधा लगाने का नहीं होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। सीमेंटिंग होता है कि नहीं? फ्लोरिंग सिस्टम होगा, कितना सारा मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो टाइम तो लगेगा ही, राइट? तो ये एक एग्जांपल है रूटीन का। अब एक और मैं आपको जो एग्जांपल देता हूं, अब देखो हर चीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो शेड्यूल मिलता है एवरी वीक, एवरी संडे आपको जो शेड्यूल मिल जाता है पूरे नेक्स्ट वीक का, तो रेडीमेड है ये सब, रेडीमेड। कोई इंसान होगा ना जो बना रहा है इसको, है ना? हम जैसे कुछ मानुस लोग है कि नहीं, जो सारे टीम मेंबर्स के टाइम को कंसीडर करते हुए, क्योंकि क्या है, अब बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स है जो मल्टीपल अलग अलग स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा रहे, बराबर, मल्टीपल अलग अलग ब्रांचेस में भी पढ़ा रहे, तो वो सब कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेशन, है कि नहीं है? ऐसा मतलब मान लो इधर मतलब शेड्यूल में बनाने गया तो दूसरे किसी फैकल्टी टीम मेंबर को फोन नहीं करने का, ऐसा पूछने का नहीं, हाँ अपने को क्या आ जाएंगे ये टाइम पे, क्यों ना हो। उनके भी दूसरे कमिटमेंट्स होंगे ना दूसरे स्टैंडर्ड्स में, उनको दूसरे भी स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में भी सेट करने का, बीकॉम में भी सेट करने का, सीए में भी सेट करने का, दूसरे ब्रांचेस में भी सेट करना है, तो देखना पड़ेगा। फिर पता चला एक ही टाइम पे सूखे तो सर 11th 12th, है ना, बीकॉम एफआई एसवाई टीवाई एक ही टाइम पे सब कुछ आ जाओ, બધા ભેગા થઈ जाओ, है ना, मजा आ जाएगा एकदम। ऐसा ऐसा भंडारा भेगा नहीं करने का है, फिर वो भंडारा वाला फीलिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बेसिक रूटीन की चीज है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत बार होता है ऐसा, टाइमिंग क्लैश हो जाता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है लोगों की, है ना, तो सोचना पड़ेगा कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। मतलब इट इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग जब आप कोई भी चीज ये सब बना रहे हो, बराबर है? कोई भी चीज जब आप प्लान करते हो तो उसमें टाइम तो आपका जाएगा ही। सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखा है प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इज इररिलेवेंट मतलब अननेसेसरी। कभी कभी प्लानिंग जो है ना वो अननेसेसरी हो जाता है, मतलब इररिलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन वहां पे ना ऐसा लिखा है ड्यू टू सम फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द बिजनेस। अब है ना बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को क्या करेंगे, अफेक्ट। सिंपल है। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब इंटरनल फैक्टर्स मतलब क्या पता है? कुछ रूटीन के ऐसे फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि कोई एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, अब उसको लेके आपने प्लान किया था नेक्स्ट ईयर कि नेक्स्ट ईयर ये बंदे को मैं एक नए प्रोजेक्ट का हेड बनाऊंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाऊंगा, और इसके अंडर में ये 5 लोग जो है वो काम करेंगे। पता चला वो मैनेजर ही जो है वो छोड़ के चला गया ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी आपको पूरा नया सोचना पड़ेगा ना कि अब वो 5 में से कौन हेड बनेगा, और वो 5 में से जिसको हेड बनाया उसकी जगह कौन लेगा, उसका काम कौन करेगा।
तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको प्लानिंग जो है आपका पूरा वेस्ट हो जाता है और आपको वापस जीरो लेवल से क्या करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। सेम है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसपे गवर्नमेंट मतलब जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो आपके बिजनेस को रातों रात अफेक्ट कर सकते हैं, बराबर है। और उसकी वजह से भी मुझे मेरे प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। नेक्स्ट है टेंस टूवर्ड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी इसका मतलब क्या? फिक्स्ड। हाँ फिक्स। इसका कौन एग्जांपल देगा मुझे कि प्लानिंग आपको रिजिड बना देता है, प्लानिंग आपको रिजिड बना देता है, कौन समझाएगा इसको? लाइक साइंस, वही काम पे फोकस करते हैं। हाँ कौन बोल रहा है? चलो हाँ रेज हैंड करके बोलेंगे, रेज हैंड करके बोलेंगे एक एक करके। यस तन्वी बोलो। सर प्लानिंग करने में बहुत टाइम जाता है, कोई भी बिजनेस का कोई भी लोग प्लान करेंगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लोगों की मेहनत लगती है, पैसे बहुत जाते हैं। तो फिर ऑब्वियसली प्लानिंग को फिर वो लोग जो भी एग्जीक्यूटर होगा फिर वो वही सोचेगा कि हम जो प्लान किए हैं वो हम मतलब अब उसका एग्जीक्यूशन कर ही दे, मतलब अब ये जो प्लान करा है अब उसको एग्जीक्यूट कर ही दे, मतलब नहीं तो फिर सब वेस्ट हो जाएगा तो बहुत फिर लॉस होगा इसलिए। अच्छा तो यहाँ पे आप समझ में आ रहा है, रिजिड मतलब कि आप है ना फिक्स हो जाते हो, बराबर है। आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो अपने आप को कि ऐसा सोचा है ना इसके हिसाब से ही करते यार, क्योंकि अपने पास शायद कितनी बार ऑल्टरनेट प्लान होता ही नहीं है। अब अपने को पता है इसमें गड़बड़ होने वाली है, बोले छोड़ना जो गड़बड़ हो देख लेंगे बाद में, टूट पड़ते उसके पीछे। लेकिन ये नहीं सोचते कि नहीं यार एरर्स हो जाएंगे, अपने को पता है एरर है सामने मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो, नहीं मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है, मैंने कुछ और सोचा भी तो नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन इससे बेटर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। अब फॉर एग्जांपल ये जो रिजिडिटी है वो आपको मतलब आप देखो फॉर एग्जांपल नहीं कितनी बार हम लोग हमारे स्टडी के प्लानर बनाते हैं, ध्यान से सुना, ये आप सबको है ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा। ये वी मेक सम प्लान्स, बराबर। जैसे कि मैंने आज रात को, अभी आप भी फॉर आप में से कुछ लोग नहीं रात को कुछ प्लान बना रहे, कल सवार वहां वाचिस, बराबर। जैसे कि 6 बजे का टाइम दिया है कि भाई 6 to 7 जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स लिया, बराबर 6 to 7, फिर 6 to 7 हुआ, 7 to 7:15 ब्रेक, क्योंकि 1 घंटा कितना सारा पढ़ा आपने, तो 15 मिनट का ब्रेक चाहिए ना आपको, है ना, तो आपने ब्रेक लिया 7:15 का। फिर आपने क्या बोला 7:15 to 8:15 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ऐसे करके आपने ये मॉर्निंग का एक खाली शेड्यूल बनाया। अब हुआ क्या पता है? आप सीधा उठे हैं ना 9 बजे, सीधा उठे आप 9 बजे। अब आप क्या करते हो पता है? ऐसा नहीं कि चलो 9 बजे उठे हैं, ठीक है ना, मतलब चलो कोई बात नहीं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि चलो 2 घंटे की नींद ज्यादा मिल गई, हाँ ज्यादा फ्रेश हो गए, हम क्या सोचते हैं, अब बिल्लू रह गयू यार, मेरा वो रह गया, अब मैं क्या करूं, हाय क्या करूं। अपने है ना और स्ट्रेस में आ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग हम वहीं पे पॉज हो जाते हैं कि यार रह गया, मेरा तो रह गया, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने एकदम, है कि नहीं? उससे तो आपने तो 6:15 to 8:15 बनाया था, एक काम करो ना 9:15 to 11:15 कर दो, कर सकते हैं ना ऐसा। लेकिन नहीं, उस वक्त अपने एकदम घबरा जाते हैं कि जैसा सोचा था वैसा तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो प्लान फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ, अब से मैं प्लान नहीं बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब आपको है ना और ज्यादा ये कमजोर बना रही है, कभी कभी प्लान आपको कमजोर बना देती है, क्योंकि वो आपके हिसाब से क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर यही चीज है ना कि आपको ये देखना है कि ठीक है दैट इज ओके, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर। जो मैंने बताया कि मैं होता तो ऐसा सोच लेता कि कोई बात नहीं ना, अच्छा यार 2 घंटे ज्यादा सो लिया, बराबर, और मैं फ्रेश मूड के साथ अभी तो मैं बैठा हूं। शायद होता कि 6:15 को मैं उठ के पढ़ता, शायद मैं फ्रेश नहीं होता इतना, मैं 2 घंटे की पढ़ाई जो है वो अब मैं शायद 1 घंटे में पूरी कर दूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन फिर ऐसा सोचने वाले बहुत कम है ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं,
है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारे के लिए, इसलिए लोग है ना क्या करते पता है, प्लान करते नहीं। काल सवार उठीस, जे मूड अवसर है, जे बुक देखा से निंकी पिंकी पोंकी फादर एज अ डोंकी, उठा लेंगे अपने, है ना। नसीब जे बुक आम आंख बंद करवानी, कई बुक आई, अच्छा ओसीएम, चलो ओसीएम, अच्छा इंग्लिश, अरे यार तेरी बारी बेटा, कुछ ऐसा करते हैं, है ना। नसीब संडे શું વાંચીશું, संडे तो આપણે गुजराती જ करवानुं सर, है ना। फिर पता चलता है गुजराती भी नहीं होता है ना, सिर्फ गुजराती में बातें होती है खाली, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ना रिजिड कर देते हैं, क्योंकि अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो उनका माइंड जो है ना वो क्या हो जाता है, और नैरो हो जाता है, मतलब प्लानिंग आपको है ना और कमजोर बना देता है, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो ठीक है, नहीं बोलते हैं हाँ तो फिर कुछ प्लान करना ही नहीं है, कल सुबह उठेंगे उस वक्त देखेंगे। अगर वो आपको कमजोर बना रहा है तो ये करना चालू कर दो, दैट इज ओके। हाँ धीरे धीरे आपकी एज बढ़ेगी ना, आप धीरे धीरे फिर प्लानिंग को वापस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर अभी वो आपको कमजोर बना रहा है ना तो जबरदस्ती मत करो, नहीं बोलते हालात के साथ जबरदस्ती मत करो। आपका बॉडी सिस्टम अगर उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो छोड़ दो उसको, खाली ये करो। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, सिस्टमैटिक हर बार पढ़ना चलेगा, हाँ सिस्टमैटिक पढ़ने से फायदा होता है, लेकिन रोज पढ़ने से फायदा ज्यादा होता है, बराबर है। ये साला प्लानिंग के चक्कर में ना पढ़ाई छूट जाती, कितनी बार तो पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उससे अच्छा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान में रखने का। नेक्स्ट है अनसर्टनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, वापस आया एक्सटर्नल फैक्टर्स, बराबर। अब आप मुझे बताइए सोशल फैक्टर जो है, सोशल फैक्टर्स, बराबर, ये लोगों के प्लानिंग को और बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते होंगे। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स मतलब समझ में आता है ना, सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ थॉट्स, बराबर, सोशल कल्चरल बिहेवियरल, ये जो थॉट्स है वो आपके बिजनेस को और आपके प्लानिंग को कैसे कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। यस आयुषी। सर अगर कभी कोई सेलिब्रेशन आ गया और या कोई फंक्शन आ गया तो हमारा प्लानिंग फेल हो सकता है। यस ये भी बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूटीन के एग्जाम्पल के साथ चालू करें अगर, बराबर, कि आपने एक छोटे मोटे बिजनेस के बारे में सोचा है, नहीं शायद आपने एज ए स्लीपिंग पार्टनर का ही सोचा हो, मतलब आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो, मतलब नहीं कोई बंदे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन कुछ है ना सेविंग्स होते हैं और पैसे जब बचते हैं ना, आपको अमाउंट दिखती है ना, अब इसका क्या करे क्या करे। और आपके कुछ दोस्त है जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि आपके पास कुछ पैसे है, आपने भी बताया होगा ना दोस्ती यारी में, अरे मैं तो आटला पैसा भेगा करे आज, अब उसने सुन लिया है, सबकॉन्शियस माइंड में उसको याद है, तो वो अपना कोई बिजनेस जब चालू करता है, मतलब सुपर मार्केट चालू कर रहा है, पतंजलि सुपर स्टोर, बराबर, और फिर वो आपको सजेस्ट करता है कि यार स्लीपिंग पार्टनर बनेगा, 50,000 रुपए चाहिए हमको, खाली स्लीपिंग पार्टनर, पैसा चाहिए तू नहीं चाहिए, बराबर। आपने उस वक्त क्या बोला, हाँ हाँ दे दूंगा मैं, हाँ हाँ दे दूंगा मैं स्लीपिंग पार्टनर बनूंगा। लेकिन फिर अचानक शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ सोशल रीजन की वजह से मेडिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं आपके फैमिली मेंबर्स में, और वही फैमिली मेंबर आपसे 50,000 रुपए मांगते हैं। अब आप बोलोगे फैमिली की पतंजलि, अब चॉइस इज योर्स, बराबर है, चॉइस इज योर्स। तो मेजोरिटी लेकिन ना इमोशनली कनेक्टेड होते हैं हम, खून का रिश्ता है, क्या करे, तो फिर वो मेडिकल इमरजेंसी, वो अपना मतलब इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो चला गया। पता है ऐसा, अच्छा एकदम से याद आया, ऐसा तारक मेहता में एक एपिसोड आया था, भिड़े के पास कुछ पैसे थे, उसको पता है एक प्रॉपर्टी कुछ खरीदनी थी कहीं पे लोनावाला में, याद है ऐसा एक एपिसोड था लोनावाला, और बापूजी जो है वो अचानक भिड़े के पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं। सर मैं जहां पे भिड़े ने तो सपने देखना शुरू कर दिया माधवी के साथ, है ना, कि लोनावाला में मेरा भाई हा घर बनेगा मेरा, क्योंकि उसमें ऐसा था वो डिपॉजिट अमाउंट से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता, और उतने में ही बापूजी आए, बापूजी ने बोला मेरे को पैसे की जरूरत है, तो नहीं मतलब उसका जो सपने सब थे सब अनयूजुअल, सोशल फैक्टर ही हुआ ना ये, इट वाज अनसर्टन, सब मतलब घर वर सोच लिया था यार पहाड़ों में घर होगा, हाँ वैकेशन में हम जाएंगे,
और यहाँ पे देखो बंदा टेंशन में आ गया है। तो ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके पूरे प्लान्स को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्लानिंग बिगाड़ेगा आपका, ऑब्वियसली। यस हार्दिक, कैसे? एक एग्जांपल। यस हार्दिक। सर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज रिलायंस को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में आना है, और अगर वो अपनी मार्केटिंग टीम को अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड करने के लिए बोलती है, और अगर वहां पे कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो बाद में चांसेस है कि वहां पे मिस्टेक्स हो सकती है उनके प्रोडक्शन। बराबर। अब देखो समझ में आ रहा है हार्दिक जो समझा रहा है वो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ, वो जो कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। अब मान लो कि मैं सुजुकी कंपनी, सुजुकी ऑटोमोबाइल, बराबर, उसका मैं मार्केटिंग हेड हूं, मैं मार्केटिंग हेड हूं। मेरे अंडर में 4-5 लोग काम करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरे अंडर में 4-5 लोग काम कर रहे हैं। मैंने उनसे जाके ये पूछा कि जाओ एक काम करो, थोड़ा खुफिया तरीके से इंक्वायरी करो कि हुंडई कंपटीशन है, हुंडई का जरा देखो ना डेली सेल्स कितना है, हुंडई का डेली सेल्स कितना है, जाओ जाके तपास करो, जाओ जाके इंक्वायरी करो, इंफॉर्मेशन निकालो। तो वो गए, है ना, वो सारे जो उसके स्टाफ मेंबर थे वो अपने अपने तरीके से गए, और नहीं कुछ अंदर के लोग फोड़ के, कोई चाय वाला होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, ऐसा वाया इंफॉर्मेशन कुछ उनसे निकाला, और फिर उन 4-5 लोगों ने मिलके, मतलब एज अ बॉस मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि सर हुंडई वाले का तो डेली बेसिस पे उनके 5-6 जो सेंटर्स है ना सर, वडोदरा में 5-6 सेंटर सब मिला के सर डेली उनका है ना सर 300 कार का सेलिंग होता है सर। कितना? 300 कार का सेलिंग डेली बेसिस पे। साला एज अ हेड मैं टेंशन में आ गया, और मैंने फिर मीटिंग बुलाना चालू कर दिया, रातों को मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया, ये सब कुछ हुआ। फिर बाद में मेरे को कोई डाउट गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, मतलब हमारा भी इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन आज तक हमने कभी ये रिकॉर्ड नहीं बनाया। चलो 300 सेल्स डेली बेसिस पे, कुछ लग रहा है, कुछ लोचा लग रहा है। तो फिर बाद में मैंने अपने एक्सटर्नल सोर्स, नहीं मेरे खबरी बाहर के, है ना, मार्केटिंग वाले के तो सब होते हैं ऐसे खबरी, तो मेरे कुछ खबरी से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली कि भाई जरा देखो ना यार कि हुंडई का डेली सेल्स वो 5-6 सेंटर का मिला के कितना होता है। तो उसने क्या बोला, सर ऑन एन एवरेज 5 का डेली बेसिस पे सेल्स होता है 50, सेल्स है 50 सर, 300 तो इंक्वायरी है, 300 तो खाली इंक्वायरी है। आप और मेरे जैसे नहीं जाते वॉक इन। जरा बताओ ना यार, गाड़ी नव मॉडल है क्रेटा में क्या नया आया है? मैं तो खाली देखने गया था क्योंकि मेरे घर के बाजू में है, वो कंटाल आ रहा था कहाँ जाऊं, तो मैं तो शोरूम में चला गया, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कार एडिक्शन वाले होते हैं, है ना, तो कुछ भी नया आता है ना तो गेट एक्साइटेड, मॉडल जो ऊपर से बहुत सारे। कुछ लोग जेन्युइनली खरीदने भी जाते हैं लेकिन कुछ अलग अलग फैक्टर्स की वजह से बाई नहीं करते। तो वो जो नहीं एंट्री तो सबकी होती है ना, वो सिक्योरिटी वाले के पास कि ये आई है, तो सिक्योरिटी वाले से डेटा निकाल आता है, तो बोले 300 लोग आए, मतलब वो आए हैं लेके थोड़ी गए, बराबर। अब वो बेचारा, मतलब नहीं वो मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो अगर ये इंफॉर्मेशन लेके प्लान करता तो अनवांटेड हो जाता ना, क्यों एग्रेसिव फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती। शांति से आपकी जो स्कीम चल रही थी वो अच्छी चल रही थी, आपने बिना वजह डिस्काउंट देना चालू कर दिया, क्योंकि सामने आपने क्या सोचा, वो बहुत 300 है, मेरे को डिस्काउंट देने का, और फिर उसने ऐसा डिस्काउंट का वाउचर दे दिया होता 5,000 ऑफ, किस चक्कर में? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के चक्कर में। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार गलत इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी प्लानिंग बिगाड़ सकता है। अब एक एग्जांपल मुझे याद आया जहां पे हमने भी पर्सनली है ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो है ना ऐसा बहुत बार हुआ है लिमिटेशंस। क्या
एक कंसर्न पर्सन का फोन आया कि सर हमारे पास जो है वो 12th स्टैंडर्ड का डेटा अवेलेबल है। 12th स्टैंडर्ड का डेटा इन द सेंस क्या, स्टूडेंट्स के डेटा, जिसको हम हमारी हायर स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बराबर है कि भाई आपको बीकॉम करना है, आपको सीए करना है, सीएस करना है, तो वी शेयर देम इंफॉर्मेशन वाया व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज और एनी सोर्स। बराबर है। और ये बंदे ने जो मुझे बोला कि सर मैं आपको जो है ना करीबन 5000 इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टाफ है ना हायर कर लिया, मैंने स्टाफ हायर कर लिया कि ये बंदा जो है क्या करेगा, रोज कॉलिंग करेगा इन सारे स्टूडेंट्स को और इनको पूछेगा कि आगे इनको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। तो अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई मतलब ऐसे कोर्सेज जो हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं, तो विल सजेस्ट देम टू कम वंस एंड मीट अस। तो मैंने तो 5000 के सैलरी पे एक स्टाफ को हायर कर लिया। बराबर, उसको बोल दिया कि कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं तुझे एक डेटा दूंगा, बराबर, तेरे को कॉलिंग करने का है। अब नेक्स्ट डे 9 बजे मुझे वो डेटा मिला, 9 बजे मुझे वो डेटा मिला। 5000 नाम तो थे, लेकिन उसमें गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब थे। बराबर, थप्पो थई गयो, समझ में आ रहा है। तो वो 5000 वाले बंदे को बुला भी लिया था। अब उसको क्या मैं मुंह दिखाई की रस्म करूं, मैं उसको करूं क्या, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस तो क्या है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती हिंदी मीडियम तो है ही नहीं। अब एक एक को फोन करके सबसे पहले क्या पूछने का, ये नहीं पूछने का कि आप 12 के बाद क्या कर रहे हो, हेलो हाँ कौन सा मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम। स्क्रिप्ट ही बदलनी पड़ी रातों रात, आधे घंटे में स्क्रिप्ट चेंज करके देना पड़ा वो टेलीकॉलर को कि भाई હવે આવું ના પૂછતા 12 પછી શું કરશો, એવું પૂછો कि गुजराती मीडियम છે, કયું मीडियम છે भाई। सर मैं उसके हिसाब से फिर उसको नेक्स्ट कोर्स सजेस्ट करने का, ऐसा सर में आ रहा था। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर होगी तो ऐसा सीन होगा आपका। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, यस क्रिएटिविटी पे रोक टोक आएगी। जैसे कि मान लो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, काम के साथ है ना काम का तरीका भी बताते हैं, काम के साथ काम का तरीका भी बताएंगे। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम बताते हैं, तरीका आपको डिसाइड करना है, तो उसमें क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा बढ़ेगी ना। और ये प्लानिंग क्या करता है पता है, प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं रोक देता है। समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मौका देती है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचो। नहीं तो ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, जो सीनियर्स ने जो पुराने प्रोजेक्ट जो हाथ में लिए थे, उन्हीं को नए प्रोजेक्ट भी उन्हीं को देंगे। अब हर बार आप ऐसा करोगे तो ये जो नए एम्प्लॉयज है उनका ग्रोथ कैसे होगा। समझ में आ रहा है। उनकी क्रिएटिविटी कब आएगी, हो सकता है आपने अगर मौका दिया उनकी क्रिएटिविटी वो सीनियर से भी और बेटर हो, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि नहीं यार इनको नहीं देने का, यार ये ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अरे छोटा प्रोजेक्ट के साथ तो स्टार्ट करो, मौका तो दो, एटलीस्ट सुनो तो सही, फॉलो मत करना, एग्जीक्यूट मत करना, लेकिन एक नहीं सोचने का मौका तो दो उनको कि ये काम है हमारे पास, सोचो कैसे एग्जीक्यूट करना है। क्या पता वो ऐसे क्रिएटिव थॉट के साथ आते जो आज तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने सोचा ही नहीं होगा, हो सकता था ना ऐसा। तो वो ये बहुत जरूरी चीज होती है यहाँ पे। लेकिन हर बार नहीं बोला कि नहीं विल गो विद द प्लान, एवरी टाइम वी गो विद द प्लान, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है, आर्मी, डिफेंस, बराबर, आप भले है ना एक प्लान बना के जाते हो, लेकिन आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, रियलिटी तो ऑब्वियसली भगवान का शुक्र है कि हमको खुद फेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन कितनी बार हमने जैसा सोचा था ना सिचुएशन ऐसी एक्चुअल में नहीं है। तो लोगों को क्या है उस वक्त उनका, जहां पे बोलते हैं ना कि वो रैपिड जो है वो डिसीजन लेना है, ऑन द स्पॉट डिसीजन। फिर ये बोलेंगे हर बार नहीं हम प्लान के मुताबिक जाएंगे, अलिया पहला हमें आयो छे AK-47 લઈને છાતી પર ગોળી વાગશે, हेडशॉट वागसे, हेडशॉट खबर पड़े छे, है ना। तो वो हर बार नहीं होता विल गो विद द प्लान। कितने लोग कुछ ऐसे होते हैं ब्रो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ना तुम करो प्लान के हिसाब से, हम तो नहीं करेंगे भाई, बोले ना हम तो यही रास्ता फॉलो करेंगे। अलिया रास्ता नहीं फॉलो करने का है। हमें वो नहीं बताया था उरी मूवी में कि उनका पहला प्लान तो क्या था, वो जमीन के थ्रू जाएंगे,
लेकिन फिर उनको पता चल गया ना कि आगे उनके कुछ लोग हैं, समझ में आ गया ना। पहले वो लोग एरियल अटैक करने वाले थे, हेलीकॉप्टर के थ्रू जाने वाले थे, बराबर। फिर उन्होंने चेंज कर दिया थॉट कि अपने जो है वो ग्राउंड के थ्रू जाएंगे, समझ में आया। तो ऑब्वियसली हर बार फिर नहीं हम तो वो प्लान के हिसाब से ही जाएंगे, आपने तो पहले ऐसा बोला था, चीटिंग यार, ये क्या है यार, तो ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से, अब मान लो प्लानिंग आप करते हो, पता है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स है। स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी जो है एक ऐसी मेथड है जो आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ आंसर देती है ना, और वही दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होती है जिसका इतना एक्यूरेसी नहीं होता है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप मतलब बड़े बड़े डिसीजन अगर आप ये नॉन प्रोबेबिलिटी वाले मेथड के साथ एग्जीक्यूट करोगे तो डिसीजन सही नहीं आ पाएगा ना। लेकिन वही आप ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो फैक्ट एंड फिगर्स को कंसीडर करता है, तो उससे आपके डिसीजंस क्या होंगे, और स्ट्रांग होंगे, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मेथड गलत हो गई ना तो पूरा का पूरा प्लान अपना क्या हो जाएगा, गलत। तो एक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑल्सो हैज टू बी प्रॉपर, ताकि अच्छे से एग्जीक्यूट वो कर सके। सिंपल। तो ये सारे क्या थे भाई, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। डन। नेक्स्ट अपना है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सिंपल स्टेप है, पहला क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपने गोल क्लियर करो कि आपको करना क्या है, आपको अपने उस बिजनेस में करना क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल लेवल नहीं, बराबर। तो सबसे पहले एज अ बिजनेसमैन आपने ये अपना बिजनेस जो चालू किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, बराबर। कितने कस्टमर आपको टारगेट करने हैं, कितना सेल्स होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होने चाहिए, आपको आपका बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे रखना है, नेशनल लेवल पे रखना है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। आपको एक ऑब्जेक्टिव तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या होगा, प्लान होगा। क्योंकि इंसान जैसा टारगेट बनाएगा वैसा वो सोचेगा, और जैसा वो सोचेगा वैसा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे मेन चीज क्या है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा, अब जैसे कि नहीं, सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपके हाथ में एक टेनिस बॉल मैंने दे दिया, आपके हाथ में मैंने एक टेनिस बॉल दे दिया और मैं आपको बोलता हूं फेंको, मैं क्या बोलता हूं, फेंको। अब आप क्या यहाँ देखोगे, कहीं सर कहीं यहाँ, कोई इधर फेंकेगा, कोई पीछे फेंकेगा, कोई साइड पे फेंकेगा, कोई जोर से फेंकेगा, कोई धीरे से ट्विंग। लेकिन मान लो मैं आपको टेनिस बॉल देता हूं और साथ में आपके सामने की जो दीवार है ना, थोड़ी दूर दीवार है वो, और वहां पे मैंने एक सर्कल कर दिया है और मैं आपको क्या बोलता हूं, ये सर्कल के बीच में लगना चाहिए। तो क्या करोगे आप, वो फोर्स ज्यादा लगाओगे ना, क्योंकि वो दीवार तक पहुंचना है, तो आपका एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा। मतलब आपको पता है ना कहाँ पहुंचने का है और वहां पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप एनर्जी लगाओगे। लेकिन मान लो आपके पैर के नीचे ही अगर मैं सर्कल बना दूं और मैं बोलूं बॉल ये सर्कल में गिरना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ट्विंग, है ना। फिर हर बार ऐसा थोड़ी, ऐसा जोर से मारने का, या पगमा वाक से, सर मारे। तो वो गोल आपका डिसाइड करता है कितनी एनर्जी चाहिए। तो वैसे बिजनेस के भी जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ओवरऑल रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो आपको आइडिया देगा। तो ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, वो सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक वर्ड है उसके अंदर एक थर्ड लाइन में एक वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पहले आया था, प्रैग्मेटिक मतलब क्या, बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। अब जैसे कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब धैर्य आया आज आयो जी, आवाज नहीं आवत तारो। अब धैर्य को अगर मान लो कि ऐसा अचानक एक गोल डिसाइड कर दो कि मेरे को 6 पैक्स ऐप बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, धैर्य શું બનાવવું છે તારે, 6 पैक एप्स। ओ माय गॉड, 6 पैक्स ऐप बनाने के, बराबर। ये उसका क्या है, गोल है। अब पहले धैर्य क्या बोलेगा, सर 6 पैक तो नहीं, पहले काम करो सर, पहले डाइजेशन सुधार लू सर, पहला डाइजेशन आ थोड़ું
सर ना रहा सर, पहले वो बेसिक लेवल सुधर जाए फिर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर हम। सीधा सर आप मतलब सर कुछ तो समझो, है कि नहीं सर ना रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सीधा मतलब अभी 6 पैक ऐप मतलब तो आपको पता है ऐसा बोलते हैं कि बॉडी में हर चीज बहुत इजी है लेकिन 6 पैक सबसे डिफिकल्ट है। हर चीज पॉसिबल है, आपका मसल वो इजीली गेन हो जाएगा, बाइसेप्स बनी जैसे, ट्राइसेप्स पण बनी जैसे, पण 6 पैक्स वेरी डिफिकल्ट। वो पेट का जो फैट है ना वो सबसे डिफिकल्ट होता है रिड्यूस करने में, बाकी हर जगह का फैट कम हो जाएगा, पर वो जो फैटा फैट जो भेगा हुआ है ना, वो जो पिज्जा के जो चीज बस वहां पे इकट्ठा हुआ है ना, वो तकलीफ हो जाता है वहां पे, है ना। वो जो हमने मतलब वो वड़ा पाव जो ठूसे है, वो वड़ा पाव वहां पे दिख रहा है अभी धीरे धीरे, तो बनते तो है लेकिन वो फैट वाले 6 पैक्स बनते हैं, है ना। है सर है, लेकिन वो फैट वाले होते हैं सर, देख सकते हैं ट्विंग ट्विंग ऐसा स्पंजी स्पंजी होता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें है तो ना थोड़ा रियलिस्टिक कि वो जिम में गया और सीधा जिम वाले को मतलब एक पेट वाला बंदा जाता है जिम में और बोलता है 6 पैक बनाना चाहिए आपने, ले पहला वजन तो उतार ले बेटा, पहला शांति तो रख, वजन तो जो सीधा जाएगा 6 पैक। ऋतिक बनाए थे मन, ऋतिक अले तू पहला मानस तो बनी जा, एलियन जियो देखा ही है तू, बराबर आदू की तरह बन गया है तू, हर जगह से फैल रहा है ना। किसी का ऐसा स्ट्रक्चरिंग होता है, आदू की तरह होते हैं, हर जगह से बाहर निकला है सब कुछ, ले पहले बॉडी का स्ट्रक्चर बना ले बेटा। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल, मान लो अभी तो मैंने अपना बिजनेस चालू नहीं किया और नहीं मेरा अपना एजुकेशनल सेंटर, तो मैं टारगेट बनाता हूँ जैसे कि अपने यूविल में जो है ओवरऑल 3000 स्टूडेंट्स है, एग्जिस्टिंग 3000 अराउंड स्टूडेंट है, सब स्टैंडर्ड्स मिला के, सब ब्रांच मिला के, बराबर। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का टारगेट कितना रख सकते हैं, 3500। उससे ज्यादा होगा तो खुशी होगी ना, लेकिन अब मैं 3000 का डायरेक्ट ऐसा बोलूं नेक्स्ट ईयर तो 6000, ले भाई शांति रखो, मस्ती है ये तो, मतलब मार्केट में दूसरे सारे कॉम्पिटिटर जो है वो मतलब यूविल के साथ मर्ज हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है। सब लोग को जीने का हक है कि नहीं। अब बद्दा आपने मोनोपोली मार्केट, अरे भाई शांत, जस्ट चिल रिलैक्स, बराबर समझ में आ रहा है। तो सीधा 3000 का 6000 वो भी एक साल में, तुमने ऐसा बोला था कि 2030 तो भी एक्सेप्टेबल है, तुम यार अनपोसाइबल चीजें बोल रहे हो, ऐसी चीजें दिखा रहे हो जो शायद सपने में हमें दिख रही है, रियलिटी में मिल जाए तो अच्छा ही है लेकिन इट इज डिफिकल्ट। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स आप देखो ना, थोड़ा बी प्रैक्टिकल, मेक दैट गोल प्रैक्टिकल। ये तो ऐसा बोला ना, मैं आपको बोलता हूँ ड्रीम लिस्ट, मेक योर ड्रीम लिस्ट, बराबर। अब मैंने पहले भी शायद आपको बोला था कि ड्रीम लिस्ट बनाना आप लोग, और वो दीवार पे चिपकाना, जहाँ पे आप स्टडी टेबल पे बैठते हो ना, आप चिपकाना, ये ड्रीम लिस्ट आपको बहुत एनर्जी देगी। तो एक दो लोगों ने ड्रीम लिस्ट बनाई और मेरे को वो फोटो भी खींच के भेजे, मेरे साथ शेयर किया कि सर को भी शेयर करते चलो, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कुछ अपने लोगों के साथ आप शेयर करो तो। क्योंकि क्या होता है पता है, आप जब शेयर करते हो ना, मतलब आपने ना कमिटमेंट दे दिया है कि सर को तो बोल दिया, अब तो करना पड़ेगा, है ना। एक दो लोगों को जब बोल देते ना अपने सपने, तो फिर आपके पास ऊपर क्या हो गया पता है, एक प्रेशर आ गया। तो ऐसा 2-3 लोगों ने मेरे को भेजा, तो ड्रीम लिस्ट में एक बंदे ने ऐसा लिखा था, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए। फिर मैंने मैसेज किया, बेटा साइकिल नहीं लेगा पहले, सीधा हेलीकॉप्टर। पहले ऐसा 2 व्हीलर होता है, एक्टिवा आवे, बाइक आवे, बेटा कार आवे, तारा फ्लैट सिस्टम में तारा पहले सेक्रेटरी, एक में सेक्रेटरी भीड़ अलाउ नहीं करेगा तेरे फ्लैट सिस्टम में, वो हेलीपैड बनाया नहीं है सर, हमारा गार्डन सर, कॉमन प्लॉट में गार्डन से सर ત્યાં उतारीस, बेटा बहुत बड़े शौक है आपके, समझ में आ रहा है। तो यार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार सीधे हेलीकॉप्टर, पहले काम करता वो हेलीकॉप्टर वाला खिलौना ले लेता, पहले वही ले लेता, वही बहुत बड़ी बात है, उतनी तो हैसियत बना ले पहले कि अपने पैसों से वो खिलौना खरीद लेता हेलीकॉप्टर वाला। तो रियलिस्टिक गोल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, सिंपल ये चीज है ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड के कपड़े पहनने का अपने को शौक होता है, बेटा पेलू पाछड़ से ना આપણે જઈએ ना, અમુક વાર ખબર છે ऐसे मॉल में जाते हैं, अपने को पता है फिर भी हम जाते हैं ऐसे बड़े बड़े ब्रांड में, और फिर क्या करते पता है,
ऐसा पीछे है ना, उसका प्राइस टैग देखते हैं और फिर चुपके से रख देते हैं जैसे किसी को पता ही ना चले कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। नहीं मैं नहीं था, वो छूने वाला मैं नहीं था, मैंने नहीं छुआ है। बड़ा समझ में आ रहा है कि वो अलग है, अभी टाइम लगेगा, खरीदेंगे ऐसा नहीं है, खरीदेंगे, वो पेंटालून्स में जाएंगे, हम वडोदरा सेंट्रल जाएंगे, लेकिन बेटा स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मतलब कमाना शुरू नहीं किया ना, पहलो पगार आया वीसी जाइस तो शॉपिंग करवा ले, शांति रख यार, इतना भी क्या एक्साइटेड हो गया तू, समझ में आ रहा है? उससे अच्छा तू सिटी में जा, मंगल बाजार जवानु, खंडेराव मार्केट ની આગળ છે મંગલ બજાર, માંડવી, ત્યાં જવાનું, ત્યાં ઢગલાબાજીમાં મળે, ત્યાંથી તું તારું ટી શર્ટ શોધજે, वहां से शुरुआत करने की तेरे को, समझ में आ रहा है? तू सीधा चला गया वो मॉल के अंदर, तो फिर वो बुलाती है पर जाने का नहीं, तेरा बजट हिल जाएगा, है कि नहीं? हाँ, फिर आप कोई सपने देखते हो कि अभी तो ना मैं तो किसी हॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ शादी करूंगा, तारी बाजूवाળી तने एनो रोजनो जे नास्तो છે તે બટાકા પૌવા તને નહીં આપતી, તું હોલીવુડમાં या લગ્ન કરવાનું વિચારે છે? હું તો કેનેડા જઈને સેટલ થઈશ, તું તારા ઘરમાં હજુ સુધી સેટલ નહીં થયો, घर में तो सेटल हो जा पहले, रोजे गाड़ो खाई छे, पहले अपने लोग तुझे नहीं अपना रहे, पराये तुझे क्या अपनाएंगे, है ना? तो देखो अच्छी चीज है, ड्रीम देखना अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा लिमिट में देखो, लिमिट में, कि पहले सोसाइटी वाले एक्सेप्ट करे आपको, है ना, आपके समाज वाले एक्सेप्ट करे आपको, फिर जाओ दूसरे दुनिया में, फिर चांद तारे क्या, जाओ एलियन की दुनिया में भी, कौन रोकता है आपको, हीरो बनो, है कि नहीं? तो ये सारे जनरल थॉट्स है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? आई गेस टाइम कंस्ट्रेंट है, थोड़ा कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था अपने, राइट? तो कल अपने ये ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के साथ कंटिन्यू रखेंगे, और इसमें जो टाइप्स है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो टाइप्स है वो, और एलिमेंट्स, मतलब बाकी के जो प्लानिंग के जो टॉपिक्स है वो अपने कवर कर लेंगे। मतलब कल ट्राई करेंगे प्लानिंग का सारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाए, और तब तक आपके भी आगे के कुछ टॉपिक में कोई डाउट है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नोट करके रखना। डन? चलो बाय एवरीवन। बाय सर। Sir. Sir.